को पता होगा, हम लोग टॉपर्स के साथ जो है बातचीत कर रहे हैं कि उन लोगों ने कैसे जो है अपनी तैयारी की थी, जिससे कि इस बार का जेआरएफ जो है वो लोग क्वालीफाई कर सकें। तो इसी कार्यक्रम के अगले सिलसिले में हम लोग बात करने वाले हैं सलोनी जी से, जो इस बार जून 2024 में जो नेट का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें इन्होंने बहुत ही अच्छे मार्क्स से जेआरएफ क्वालीफाई किया था। तो सलोनी जी, आपका एक बार बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पे कि आपने अपना कीमती समय जो है हमारे बच्चों के लिए निकाला और हमें जो है गाइड करने के लिए आप यहाँ पे उपलब्ध हो पाए। और हमारे बच्चों की तरफ से आप सभी आपको एक बार बहुत-बहुत बधाई हो कि आपने इस बार इस एग्ज़ाम में जो इतना अच्छा जो है किया है। आवाज़ वगैरह क्लियर है ना सलोनी जी? जी, 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 आपकी आवाज़ एकदम क्लियर है सर। तो बातचीत के सिलसिले में हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे बच्चों को बताएँ कि आपका जो है एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है क्या रहा है? आपकी स्कूलिंग जो है कहाँ से हुई है? आपने अंडर ग्रेजुएट अपना कहाँ से किया और पीजी आपने कहाँ से किया है? जी सर, मेरा नाम सलोनी है और मैं जो है उत्तर प्रदेश के शामली ज़िले से हूँ और ये मेरा स्कूलिंग और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से हुआ है। उसके बाद फिर मैंने सीयूईटी पीजी वाला एग्ज़ाम क्लियर किया और फिर मेरा ग्रेजुएशन जो है बीएचयू से कंप्लीट हुआ है। उसके बाद फिर उसी के साथ-साथ मैंने जेआरएफ की तैयारी की है। और आपने इससे पहले कितनी बार जो है इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट किया था? मैंने इस एग्ज़ाम को जो है 4 बार अटेम्प्ट किया है और उसमें मेरा 2 बार नेट क्लियर हुआ है और इस बार मैंने जेआरएफ क्वालीफाई किया है। इससे पहले आपका 2 बार नेट क्वालीफाई हुआ और जी। बात करते हैं कि आपने अपनी तैयारी जो है कैसे शुरू की थी और आपने फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर को कितना ज़्यादा वैल्यू दिया था? जी, मैंने अपनी तैयारी जो है बीएचयू में जब मैंने एडमिशन लिया था, तो उसमें मैंने सेकंड सेमेस्टर से स्टार्ट की थी। फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ा एडजस्ट करने में रहा क्योंकि एक नए शहर में जाकर रहना, तो उस दौरान मैं उतना तैयारी नहीं कर पाई थी। फिर भी मेरा सीयूटी की तैयारी की वजह से मेरा नेट क्लियर हो गया था। फिर उसके बाद मैंने जून वाला जो एग्ज़ाम दिया था, उसमें तैयारी भी की, लेकिन पता नहीं क्यों उसमें मेरा स्कोर कम हुआ, फिर उस बार मैं नेट भी क्लियर नहीं कर पाई थी। फिर उसके बाद जो ये दिसंबर वाला अटेम्प्ट में दी थी, उसमें मैंने पूरा सिलेबस कवर किया था। थोड़ा बहुत मेरा जो अन्य गतिविधियाँ हैं और उपन्यास वाला जो है, उसमें से मेरा टेक्स्ट वाला जो है, उसमें से मैं कुछ बुक्स नहीं पढ़ पाई थी, लेकिन लगभग मैंने कवर कर लिया था। और उसी के साथ फिर मेरा 2 नंबर से जेआरएफ रुका था दिसंबर वाला और मैंने नेट क्वालीफाई कर लिया था। तो यही मेरा रहा और है। आपने सेकंड पेपर के बारे में बताया और फर्स्ट पेपर को आप इस एग्ज़ाम के लिए कितना ज़्यादा वैल्यूएबल जो है वो समझते हैं कि ये इतना ज़्यादा महत्व रखता है? फर्स्ट पेपर तो देखिए सर मेरा हर बार का एक अलग अनुभव रहा है, तो उसका अलग-अलग है। जैसे मैंने जब पहला पेपर दिया था, वो जो मर्ज किया गया था मार्च में हुआ था, दिसंबर और ये जून वाला मर्ज करके करवाया था। तो उसमें जी। मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था, बस पीवाईक्यू सॉल्व किया था और दिया था, तब मेरा 25 क्वेश्चन ठीक हो गया था। फिर उसके बाद जैसे ही फिर मैंने ये जून वाला दिया, तो उसमें मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड वाली यूनिट कंप्लीट की और फिर से पेपर दे दिया, तो फिर मेरा 19 क्वेश्चन ठीक हुआ। फिर जैसे मैं दिसंबर वाला देती हूँ, तो उसमें मैंने फर्स्ट पेपर को सबसे ज़्यादा पढ़ा, सेकंड पेपर से भी ज़्यादा। लगभग 1 दिन में मैंने 6-6 घंटा जो है फर्स्ट पेपर पढ़ा और 1 यूनिट कंप्लीट की, उसमें मैंने यूट्यूब से क्लासेस की है और जैसे केवीएस मदान की एक बुक है और एक दृष्टि वाली है, वो दोनों मेरे पास थी, लेकिन मैं उससे उतना नहीं पढ़ पाई हूँ, कोई-कोई टॉपिक मैंने उससे क्लियर किया है। फिर उसमें मैंने एक टॉपिक को यूट्यूब से पढ़ा, कुछ बुक से देखा, फिर उसी टॉपिक पर मैंने पीवाईक्यू और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के 500-500 क्वेश्चन लगभग मैंने एक-एक यूनिट का लगाया है। फिर उसके बाद मेरा लास्ट टाइम पर जाकर जब पेपर काफ़ी नज़दीक था, तो मेरा एक पर्यावरण वाला जो यूनिट लगा है, वो वाला मेरा बच गया था, लेकिन वो भी मैं फटाफट यूट्यूब से वीडियो वगैरह सुनकर उसको भी मैंने कंप्लीट किया था। लेकिन परिणाम के टाइम पर क्या हुआ कि मेरा सिर्फ़ फर्स्ट पेपर में 15 ही क्वेश्चन ठीक हुआ था। तो वहाँ से फिर मेरा जो है फर्स्ट पेपर से पूरा एकदम मोह भंग हो गया है कि मैं कितना भी पढ़ रही हूँ, तो क्वेश्चन ठीक नहीं हो रहा है।
तो फिर नेक्स्ट टाइम जो मैं इस बार दी हूँ, इसमें मैंने क्या किया है कि जो है पीवाईक्यू सॉल्व किया है। फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि यूट्यूब से थोड़ा बहुत ऑब्जेक्टिव देखा है यूनिट वाइज़। बाकी मैंने इस बार उतना फर्स्ट पेपर नहीं पढ़ा है, इस बार फिर मेरे 17 क्वेश्चन ठीक हुआ है, तो मैं फर्स्ट पेपर के बारे में उतना नहीं बता पाऊँगी। अच्छा, इस बार आपने फर्स्ट पेपर में 17 क्वेश्चन सही किया है और जी, सेकंड में आपका कितना सही था? सेकंड में मेरा 83 क्वेश्चन ठीक था, यानी कि टोटल आपके 100 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन ठीक। और आपका मार्क्स मैंने देखा था 99.61। जी, वो ये हुआ है सर कि फाइनल आंसर की में जो है मेरा 2 मार्क्स कम हो गया था। ओके, तो आपने सेकंड पेपर में जो है 83 क्वेश्चन सही किया और फर्स्ट में 17 क्वेश्चन। तो आप ये हमारे विद्यार्थियों को बखूबी बता सकते हैं कि अगर आपका फर्स्ट पेपर वीक है, तो भी अपने सेकंड पेपर पे अच्छे से मेहनत करके इस एग्जाम को जी, क्वालिफाई किया जा सकता है। जी सर। और आपने फर्स्ट पेपर का तो बता दिया, सेकंड पेपर का मान लीजिए कि मैं जो है इस एग्जाम में नया-नया जो है अगर बैठना चाहता हूँ, जैसे कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट अगर मैं दिसंबर का देना चाहता हूँ, तो आप एक कोई ऐसा तरीका बता सकते हैं कि मैं अपनी तैयारी को शुरू कर सकूँ? जी। देखिए सर, जेआरएफ का जो सिलेबस है वो काफ़ी मतलब उसका स्टैंडर्ड है एक अपना और काफ़ी बड़ा सिलेबस है। तो एक तो उसको काफ़ी कम समय में नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी अगर हमें तैयारी करनी है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि जैसे छोटी विधाएँ हैं, हिंदी का मेरा हिंदी रहा है उससे बता रही हूँ। उसमें जैसे कहानी हुआ है, निबंध और नाटक, लगभग इनको तो पूरा पढ़ ही लेना चाहिए। क्योंकि अभी जो क्वेश्चन बन रहा है वो बहुत ऊपर-ऊपर से नहीं पूछता है, बहुत गहराई से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऊपर-ऊपर से पढ़कर या फिर किसी गाइड को पढ़कर या फिर यूट्यूब चैनल से सुनकर काम नहीं चल पाता है। उसके लिए हमें प्रॉपर जो है टेक्स्ट पढ़ना ही पड़ता है। तो मैं कहूँगी निबंध, कहानी और ये जो है नाटक इनको कंप्लीट पढ़ लेना चाहिए। फिर जैसे बड़ी विधाएँ हैं, जैसे उपन्यास हो गया, अन्य गद्य विधाएँ हो गई, तो इनको जो है हमें एक दृष्टि वाली गाइड आती है, उससे हम कवर कर सकते हैं वहाँ से पढ़कर। और यूट्यूब चैनल्स पे जो है वो वीडियो अपलोड किया गया है, अलग-अलग चैनल्स पर है। मैं किसी एक चैनल को नहीं बताऊँ क्योंकि मैंने भी लगभग 3-4 चैनल से मैंने पढ़ा है। तो वहाँ से वीडियो सुनकर फिर हम जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा सकते हैं या फिर किसी जैसे गोदान की बात करें, तो हम जैसे गोदान नहीं पढ़ पा रहे हैं तो यूट्यूब पर डालिए गोदान, तो उस पर पूरा रीडिंग किया गया है काफ़ी चैनल्स पर, तो उसको सुनकर फिर उसके बाद बाद में हम डाले गोदान के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो वहाँ से सुन सकते हैं। मैं पूरा तो नहीं कहूँगी लेकिन लगभग मिल जाता है, अगर ईज़ी क्वेश्चन बनाना होगा गोदान से तो मिल जाएगा। नहीं तो अभी बहुत डीपली क्वेश्चन पूछ रहा है एनटीए तो नहीं हो पाता वहाँ से, उसके लिए गोदान को पढ़ना ही पड़ेगा, तब जाके वहाँ से क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा। अगर एक टाइम की बात करें कि मैं अगर चाहूँ कि पूरा सिलेबस जो है कंप्लीट करना है हमको, तो लगभग कितना समय जो है हमको देना पड़ेगा? अगर मैं एज़ ए बिगिनर देख शुरू करता हूँ। जी, जी। जैसे हिंदी में जो है 10 यूनिट लगी है, तो इसको पढ़ने में काफ़ी समय लग जाता है। लगभग मैं कहूँगी तो टेक्स्ट टेक्स्ट अगर हमें सिर्फ़ पढ़ना हो, तो 6 महीने से ज़्यादा ही लग जाएगा, अगर सिर्फ़ टेक्स्ट पढ़ना हो। क्योंकि इसमें उपन्यास लगे हैं मोटे-मोटे, जैसे ज़िंदगीनामा हुआ तो काफ़ी मोटा उपन्यास है और लगभग पूरा ही पढ़ना होता है तब जाके क्वेश्चन बन पाता है। जैसे मेरा है कि मैंने उपन्यास में सिर्फ़ ज़िंदगीनामा ही छोड़ा, वो भी मैंने आधा पढ़ लिया था। बाकी मैंने सभी उपन्यास रीडिंग किए हैं और अन्य गद्य विधाएँ भी मैंने पूरा पढ़ा है, सब पढ़ा है मैंने और ये कहानी पता नहीं कितनी बार 7-8 बार कहानी पढ़ी है। निबंध भी मैंने लगभग 7-8 बार पढ़ा है और अगर एक-एक यूनिट की बात की जाए तो सबका अपना अलग-अलग है, लगभग फिर भी मैं कहूँगी कि 6-7 महीने में पढ़कर हो सकता है। 6-7 महीने का टाइम सफिशिएंट हो सकता है। इसके लिए अगर पूरी डेडिकेशन के साथ तैयारी किया जाए तो। जी, जी, जी। और एक उसमें भी सवाल जो है अगर विद्यार्थियों का आता है कि जैसे कि जो हमारा एकेडमिक का सिलेबस है, हम यूजी और पीजी का सिलेबस मान लें और जो हमारा ये इस एग्जाम का सिलेबस है नेट और जेआरएफ के हिंदी का सिलेबस है, वो एक दूसरे से कितना सिमिलर है, एक दूसरे पे कितना ज़्यादा ओवरलैप है? देखिए सर वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के ऊपर भी, जैसे बीएचयू का सिलेबस है और ये जेआरएफ वाला सिलेबस है, तो वो लगभग 70% मिलता है, जिसमें कविताएँ भी हो गई, राम की शक्ति पूजा हो गई, असाध्य वीणा और अंधेरे में कविताएँ तो बीएचयू के सिलेबस में भी है और ये जेआरएफ वाले में भी, जैसे गोदान हो गया, तो ये बीएचयू के सिलेबस में भी है और ये इधर जेआरएफ वाले में भी है। तो ऐसे ही डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटी का सिलेबस क्या है।
और एकेडमिक की जो पढ़ाई है हमारी, जो क्लासेस वगैरह चलती हैं हमारे कॉलेज में, वो इस जी, एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो सकती है? या बहुत जी, सारे ऐसे लोग होते हैं जो इस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए क्लासेस जाना बंद कर देते हैं? जी, जी, ये मैंने भी किया है एक बार। एक अभी क्या हो रहा है कि थोड़ा जब नहीं क्लियर हो पाता एग्ज़ाम तो स्टूडेंट पे प्रेशर बनने लगता है और उनको इम्पोर्टेंट अभी लगता है ये सभी को ही कि जेआरएफ होना ज़रूरी है, क्लास तो जो है होती रहेगी और सेमेस्टर ही है। तो मुझे लगता है अगर एग्ज़ाम नज़दीक है तो क्लासेस को स्किप भी कर सकते हैं थोड़ा बहुत। और अगर क्लास इम्पोर्टेंट है, डिपेंड करता है क्लास किस तरीके की है। जैसे कुछ है कि नहीं उतना इम्पोर्टेंट आए प्रोफ़ेसर और इधर-उधर की बातें बता के चले गए, तो वैसी क्लासेस स्किप कर देनी चाहिए। और अगर है जैसे प्रोफ़ेसर आ रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं, वहाँ से ये जो है जेआरएफ में भी बेनिफिट हो गई, ऐसा नहीं लॉजिकल क्वेश्चन जो होता है उनमें फ़ायदा होता है, तो वैसी क्लासेस करनी चाहिए। और अगर बात करें कि जी, दोनों पेपर्स जो हैं हमारे सेकंड पेपर और फर्स्ट पेपर, इसमें अगर आप सेकंड पेपर का एक अच्छे से सोर्स लिस्ट अगर बता दें हमारे विद्यार्थियों को कि मैंने जो है ऐसे-ऐसे चीज़ों को फ़ॉलो किया था, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहा। तो सर उसमें फिर यूनिट वाइज़ बताना पड़ेगा। जैसे जेआरएफ का जो सिलेबस है, उसमें सबसे पहला लगा है भाषा वाला, भाषा वाली इकाई लगी है। तो भाषा वाले में अगर हमारे पास कम समय है, तो जैसे पीवाईक्यू हम सोल्व करते हैं, तो पता लग जाता है कि क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है। जैसे एनटीए हमेशा क्वेश्चन पूछता है, हिंदी की जो है संवैधानिक स्थिति है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है। लिपि से क्वेश्चन बनता है, उपबोलियाँ, बोलियाँ और जो मतलब भाषा है किस अपभ्रंश से निकली है, उनकी उपभाषाएँ याद करना ज़रूरी है। फिर जो बोलियाँ हैं वो किस क्षेत्र में बोली जाती है, ये ज़रूर याद करना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है। मतलब हमें ध्यान रखना है पीवाईक्यू सॉल्व करते वक़्त क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है। हुँ, फिर उसके बाद जैसे हम इतिहास वाले में आते हैं, तो वहाँ से बहुत डीपली क्वेश्चन पूछ लेता है कभी-कभी और वो जो है काफ़ी बड़ा भी है भाग उसका। तो उसके लिए मैंने जो है शुक्ल पढ़ा था, गोविंद पांडे और फिर दृष्टि वाली जो गाइड है, मैंने वहीं से जो इतिहास वाला किया है। इसके अलावा मैंने इतिहास का कहीं नहीं पढ़ा है। फिर उसके बाद आता है ये जो है वैचारिक पृष्ठभूमि, वो भी मैंने सिर्फ़ दृष्टि वाली गाइड से ही कंप्लीट की है, इधर-उधर मैंने कहीं से नहीं पढ़ा है उसको भी। तो वहाँ से रहता है और हो जाता है, उसमें से फिर ऑब्जेक्टिव जो दिया हुआ है दृष्टि वाले में, वहाँ से मिल जाता है 1-2 क्वेश्चन। घुमा के पूछता है लेकिन होता वहीं से है। फिर उसके बाद में आता है साहित्य शास्त्र, यहाँ से बड़ा हेल्प होता है। इसको स्टूडेंट अधिकतर स्किप कर देते हैं। मैं भी जैसे पहले अटेम्प्ट दी हूँ, तो मैं डर जाती थी कि जो साहित्य शास्त्र है मेरी समझ में नहीं आता है और मैं उसको छोड़ देती थी। लेकिन दिसंबर वाले से मैंने क्या किया है, मैंने उसको पढ़ा। मुझे लगता है साहित्य शास्त्र इंटरेस्टिंग भी काफ़ी है अगर उसको पढ़ा जाए। तो उसमें भी साहित्य शास्त्र में भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र और दोनों की पढ़ने की जो दृष्टि है वो अलग-अलग है। जैसे भारतीय काव्य शास्त्र को हम जैसे पढ़ने जाते हैं, तो ये सब ध्यान रखना चाहिए कि रस सिद्धांत किसने दिया है, ये अलंकार सिद्धांत किसने दिया है, ध्वनि सिद्धांत, फिर जैसे रीति संप्रदाय हो गया, इसके प्रवर्तक कौन है और ये वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, फिर रीतियों की संख्या कितनी है, यहाँ से क्वेश्चन बना रहा है आजकल एनटी, तो इस पर ध्यान रखना चाहिए। ये सीधा-सीधा पूछ लेता है कभी-कभी कि रीतियों की संख्या कितनी है, वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो ये हमें याद करना चाहिए ज़रूर। फिर उसके बाद में जो पुस्तकें लिखी है, इनकी रचनाएँ जो है, वो ज़रूर पूछता है। फिर इनके सूत्र हमें याद होने चाहिए, भरत मुनि का सूत्र कौन-सा है, जैसे शब्दार्थो सहितो काव्यम किसका सूत्र है, पूछ लेता है, तो ये भामह का है, ये हमें याद होना चाहिए। फिर उसके बाद हम आते हैं पाश्चात्य काव्य शास्त्र में, उसमें भी हमें जो है सबसे पहले रचनाएँ याद होनी चाहिए। अभी तो थोड़ा जन्म मृत्यु भी पूछ लेता है कभी-कभी लाइन लगवा लेता है ये प्लेटो कौन किसके बाद आया है। तो हमें याद होना चाहिए रिपब्लिक किसकी बुक है, पेरिपोइटिकस किसकी बुक है, उदात्त सिद्धांत किसका है, ये सब हमें याद होना चाहिए। विरेचन सिद्धांत किसने दिया है, ये पाश्चात्य काव्य शास्त्र को लेकर है। तो बस यही सब है। ये यहाँ से कॉमन है कि यहाँ से बनता ही बनता है क्वेश्चन। वो सीधा-सीधा पूछ लेता है। और आपने जैसा कि एक गाइड का ज़िक्र बार-बार किया कि दृष्टि की जो हिंदी जी। साहित्य की गाइड आती है, तो वो इसके लिए सफिशिएंट है अगर कोई पढ़ना चाहे, तो इसके अलावा कोई गाइड बुक उसको नहीं फ़ॉलो करना। नहीं, नहीं, मैं ऐसा तो नहीं कहूँगी कि वही पढ़े, लेकिन उससे पढ़ने का बहुत फ़ायदा होता है। जैसे टेक्स्ट वाला दिया है दृष्टि में,
तो उसमें अगर हम पढ़ रहे हैं ये उपन्यास अगर हम पढ़ कर आए हैं, तो इतनी मोटी बुक ऐसे दोबारा रिवीजन तो नहीं कर सकते हैं। तो उसमें बड़े अच्छे से इम्पोर्टेंट पंक्तियाँ छाँट-छाँट के बनाया गया है। हम एक टाइम पर पूरा उपन्यास पढ़ लें, लेकिन एग्ज़ाम टाइम पर वही पंक्ति अगर हम उस गाइड से पढ़ लेते हैं, तो पूरा रिवीजन हो जाता है अच्छे से। फिर उपन्यास के जो पात्र हैं, हम भूल भी जाते हैं। और अभी क्या हो रहा है कि मुख्य पात्र तो पूछता ही है, लेकिन अभी गौण पात्र ज़्यादा पूछने लगा है, तो हमें मुख्य पात्र के साथ-साथ गौण पात्र पर भी ध्यान देना चाहिए। बहुत ही बेहतर बताया आपने। एक बात और जो कई सारे लोगों का मैसेज आया था कि जैसे कि जो हिंदी साहित्य है वो हमारा यूपीएससी में भी अभी सबसे फेवरेट वो ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है माना जाता है। जी, जी। और अगर हम लोग देखें हिंदी साहित्य का अगर नेट जेआरएफ की कट ऑफ भी देखें तो एज़ कंपेयर अदर सब्जेक्ट से ऊपर भी थोड़ी-सी जाती है हर साल। जी। तो यूपीएससी का जो सिलेबस है उसमें और इसमें कितना ज़्यादा सिमिलरिटी हम लोग देखते हैं? इसमें काफ़ी है सर, जैसे अगर हम उपन्यास को लेकर चले, मैला चल हो गया, गोदान हो गया, ये यूपीएससी सिलेबस में भी लगा है, जेआरएफ वाले में भी लगा है। फिर कविताओं की बात की जाए, राम की सत्ती पूजा यूपीएससी में भी लगा है, जेआरएफ में भी लगा है। तो काफ़ी मैच होता है उधर से भी। और ये जो भाषा वाला है अपभ्रंश, जो भाषा वाला अपभ्रंश का विकास वगैरह ये सब, तो उधर यूपीएससी वाले में भी लगा है, इधर भी लगा है। वैसे मुझे यूपीएससी का सिलेबस उतना याद तो नहीं है, लेकिन जितना मैं सोच पा रही हूँ तो काफ़ी मैच होता है। ओके, बहुत ही अच्छा बताया आपने अपने सब्जेक्ट के बारे में। अब बात करते हैं कि कुछ लोग हैं जो आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं। जैसे जी, कि जी। उमाकांत यादव प्रश्न करना चाहते हैं। जो भी प्रश्न करना चाहता है वो अपना हैंड रेज़ कर लेगा। बारी-बारी से सबके प्रश्नों को हम लोग सुन लेंगे। बताइए उमाकांत, आप कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं क्या? ग्रुप स्टडी का क्या महत्व है इस नेट जेआरएफ के पेपर में? उमाकांत पूछ रहे हैं कि ग्रुप हाँ। के मेंबर्स के ऊपर कि मेंबर किस तरीके के हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बकवासी लोग हैं, ग्रुप बना लिए है, पढ़ाई-लिखाई करना नहीं है। तो एक मतलब ग्रुप में कैसे मतलब स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, ये बहुत मैटर करता है। अगर सीरियस है पढ़ाई को लेकर, पढ़ रहे हैं, पढ़ाई की बातें होती हैं, तो बहुत मैटर करती है ग्रुप स्टडी। और अगर नहीं पढ़ रहे हैं, फालतू की बकवासी ही चल रही है, तो मैं कहूँगी ग्रुप से निकल जाना ही बेटर होता है। ग्रुप स्टडी के लिए मैं एक सजेशन दूँगा। टीचिंग एप्टीट्यूड जब आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें एक कोलैबोरेटिव ग्रुप कैसा होना चाहिए, उसके कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं कि उसके प्रत्येक मेंबर की क्या ज़िम्मेदारी होनी चाहिए। तो अगर उन सब चीज़ों को फ़ॉलो करें हम लोग, तो काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। विशाल यादव जी कुछ आप पूछना चाहते हैं? जी, सलोनी जी से मेरा एक सवाल है कि लंबे समय तक मतलब हिंदी साहित्य को कैसे पढ़े? पढ़ते-पढ़ते मतलब दिमाग काम करना बंद कर देता है, चीज़ें लगती है, पढ़ तो रहे हैं लेकिन दिमाग में घुस नहीं रही है। तो मतलब चीज़ों को पढ़ते हुए याद भी कैसे करें? इसके लिए आपने हुँ। कौन-सी स्ट्रैटेजी अपनाई थी वो ज़रा शेयर करिएगा हम लोगों से? देखिए विशाल जी, ये मेरे साथ भी हुआ है। एक समय पर आकर मैं इतना ऊब गई थी सिलेबस से कि मेरा बिल्कुल मन नहीं होता था पढ़ने का, लगता था छोड़ देना चाहिए, अब कुछ और कर लेना चाहिए। मुझे लगता है उस टाइम पर हमारे जो शॉर्ट नोट्स हैं वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, उनको बस पढ़ते रहना चाहिए। एक टाइम ऐसा आता है कि पढ़ाई दिमाग में नहीं जाती है, लेकिन अगर एग्ज़ाम टाइम है और नज़दीक है, तो मुझे लगता है बिना मन के भी पढ़ाई करनी पड़ती है। उनको पढ़ते रहना चाहिए, देखते रहना चाहिए, क्योंकि जो पंक्ति है हमारी आँखों के सामने से जा रही है। भले ही हम उसको मन से नहीं पढ़े हैं, लेकिन जब वो एग्ज़ाम हॉल में हमारे सामने आती है, तो कहीं न कहीं हमें याद आता है कि हमने कहीं देखी है। तो मतलब उससे काफ़ी हेल्प होती है इस चीज़ को लेकर। मुझे लगता है बिना मन के भी पढ़ते रहिए, अगर ऊब रहे हैं तो कोई बात नहीं, एग्ज़ाम टाइम देखते रहिएगा। और ये जो जेआरएफ है, एक लंबा समय माँगता ही है तैयारी के लिए। बहुत ही बेहतर बताया आपने। मोहित शर्मा जी आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं? जी सर, सबसे पहले तो सलोनी जी को ढेरों सारी शुभकामनाएँ और बधाई जेआरएफ होने की। और सर हम चाहेंगे कि जो सर ये हिंदी में यूनिट है, पश्चात काव्य शास्त्र, भारतीय काव्य शास्त्र, उसको हम लोग लगभग ज़्यादा छात्र स्किप कर देते हैं, तो उसके लिए बेस्ट क्या रहेगा? कैसे उसको हम कवर करें उसमें सारे टॉपिक को? देखिए मोहित जी, सबसे पहले बहुत धन्यवाद आपका।
जैसे आप पूछ रहे हैं कि काव्य शास्त्र वाला, तो मैं अभी बताई हूँ कि शुरुआत में जब मैं भी तैयारी के लिए आई थी तो काव्य शास्त्र वाला मुझे बड़ा बोरिंग लगता था और मेरी कुछ समझ नहीं आता था, क्योंकि संस्कृत तो मैं कभी पहले पढ़ी भी नहीं हूँ। थोड़ा बहुत ये पाश्चात्य वाला तो फिर भी ठीक है, जो भारतीय वाला है वो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता था। तो मैं कहूँगी अगर कोई चीज़ समझना है इसको बार-बार पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। इंटरेस्ट खुद से खुद आ जाता है और अगर नहीं आ रहा है तो वही रट डालो, क्योंकि एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट है और निकालना ही है। लिख-लिख कर रटिए। मैंने क्या किया है कि जो सूत्र है शुरुआत में मुझे बिल्कुल समझ नहीं आते थे। मैं सुबह पढ़ती थी, शाम में गायब, शाम में पढ़ती थी, सुबह में गायब। और इतनी टेंशन होती थी कि मेरा कैसे हो पाएगा, मेरे तो याद ही नहीं रहता है। और सबसे जो मेरे सीनियर्स है, भैया, दीदी है, मैं सबको बोलती थी कि मेरे नहीं याद रहता है, मेरा कैसे हो पाएगा। तो उस वक़्त मैंने क्या किया है कि मैं लिख-लिख कर याद करती थी। एक सूत्र को लगभग मैंने 10-10, 12 बार लिखा है। फिर उसके बाद क्या करती थी मैं कि यूट्यूब पर डालती थी, जैसे रस संप्रदाय है कि रस संप्रदाय के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो खाना खा रही हूँ तो वीडियो चला कर रख लेती थी, तो बताता रहता था वो। फिर उसके बाद जैसे पीवाईक्यू सोल्व किया तो वहाँ वो मिल जाते थे। फिर उसके बाद फिर बुक में मिल गया। तो ऐसे-ऐसे करके जब हमारी नज़रों के सामने से कई-कई बात बन के जाती है, तो कहीं न कहीं दिमाग में टिक जाती है। बहुत धन्यवाद आपका। जिन लोगों का प्रश्न कंप्लीट हो गया हो तो कृपया अपना हैंड रेज जो है वो डाउन कर, ताकि और लोग भी प्रश्न कर सकें। और किसी का कोई प्रश्न हो? विशाल यादव, आप कोई और प्रश्न पूछना चाहते हैं? नहीं नहीं सर, मुकेश बताइए। सलोनी जी ने अच्छे से बता दिया, जो मेरे सवाल थे वो जवाब मिल गए मुझे। सलोनी जी को बहुत बहुत बधाई हो जेआरएफ होने के लिए। सलोनी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो अपना यूनिट 2 है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें आता है अन्य गतिविधि का विकास। तो उससे जो मेरे हैं वो अधिकतर क्वेश्चन गलत होते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि उसको कैसे पढ़ा जाए, क्योंकि लंबे समय तक याद भी रहे और उससे क्वेश्चन जो है गलत ना हो। सबसे पहले बहुत धन्यवाद मुकेश जी आपका। जैसे आप पूछ रहे हैं अन्य गतिविधियाँ का विकास, तो ये समस्या मेरी भी रही है। मुझे तो कभी याद ही नहीं रही है रचनाएँ, मुझे होती भी नहीं है। तो उसके लिए मैंने क्या किया था कि मैं जो सिलेबस में लगी है पहले सब रचनाएँ रटी थी। फिर सिलेबस में जो ये रचनाकार लगे हैं, उनकी सब रचनाएँ रट डाली थी। फिर जो फेमस रचनाकार हैं, उनकी रचनाएँ थोड़ा बहुत देखी थी, बाकी मैंने तो उसमें उतना ज़्यादा नहीं पढ़ा था। ओके, आ गया समझ में मुकेश? ओके। जी सिद्धांत मौर्य। हाँ, बताइए सिद्धांत। दीदी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे पेपर 1 को आपने कितना तवज्जो दिया था और उसके लिए आपकी क्या रणनीति रही, और नंबर 2 की उसमें सेफ स्कोर जो है कितना मान के चला जाए? इसके ऊपर हम लोग बात कर चुके हैं सिद्धार्थ। इन्होंने बताया कि इनका पेपर 1 जो है उतना बेहतर नहीं रहा और इनका इस बार जो स्कोर है 17 क्वेश्चन सही हुआ है और इसके बारे में इन्होंने बताया कि इन्होंने केवीएस मलान की बुक जो है वो फॉलो की थी और यूट्यूब से जो है प्रश्न वगैरह लगाया था। ओके, इसके अलावा आप कुछ ऐड करना चाहते हैं सलोनी, आप तो बता सकते हैं। अच्छा, ठीक है। जैसे ये क्योंकि हाँ। सिद्धांत बोलिए। क्योंकि मैं थोड़ा देर से जुड़ा था, इसलिए मुझे पता नहीं था कि इसके बारे में बातचीत हो चुकी है। और हाँ, मैं ऐड करना चाहूँगा कि वो जो टेक्स्ट हैं जितने भी, उसके लिए एक ठीक तरीके से मार्गदर्शन थोड़ा, मतलब आपने बता दिया है, लेकिन मैं अभी, क्योंकि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है अभी दिसंबर में, तो ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि उतना समय है नहीं कि पूरा टेक्स्ट पढ़ पाएँ, लेकिन कुछ-कुछ जैसे पढ़ लिया है। अभी ये जानना है कि उपन्यास वाले सेक्शन को पहले पढ़ना ज़्यादा उत्तम होगा, या फिर जो लास्ट की अन्य कथेतर विधाएँ में, मतलब जैसे जीवनी वगैरह हैं, उनको तवज्जो देना चाहिए? जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट है और समय कम हो तो मैं कहूँगी सबसे पहले जो छोटी यूनिट है उनको कंप्लीट कर लो। जैसे कहानी, निबंध हुआ और नाटक हुआ, ये एकदम रटे होने चाहिए। फिर कविताएँ वाला जैसे आ गया, कविताओं में भी छोटी कविताएँ हैं, उनकी पंक्तियाँ हमें एकदम अच्छे से याद होनी चाहिए, अब इनका क्रम लगवाता है। फिर कौन-सी कविता कब प्रकाशित हुई, किस जो है संग्रह में संकलित है, किस पत्रिका में किस पत्रिका में संपादित हुई है, ये सब याद होना चाहिए।
ओके, समझ में आ गया सिद्धांत? हाँ भैया ठीक है, समझ में आ गया। और किसी का कोई प्रश्न हो? कोई और हो जो कोई प्रश्न करना चाहता हो तो उनका स्वागत है। ये तो हम लोगों ने काफी अच्छी बातचीत जो है कर ली है। कोई और हो जो कोई प्रश्न करना चाहता हो? हाँ, बताइए शिवानी। शिवानी बताइए। यस सर। पहले तो बहुत बहुत बधाई हो सलोनी, आपको देखकर तो बहुत उत्साहित हुए हैं। और बस यही था कि आपको देखकर सारे प्रश्न जो है वो सॉल्व हो गए हैं। बहुत कुछ पूछना था लेकिन अब काफी समझ में आ गए हैं। थैंक यू। बहुत धन्यवाद शिवानी। मुकेश और विशाल, आप लोगों का कोई प्रश्न है? ओके, फिर आज की बातचीत को हम लोग जो है समाप्त करते हैं। सलोनी, आपको एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे बच्चों के लिए इतना कीमती समय निकाला आपने, और हमारे सभी बच्चों की तरफ से आपको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। आपने इस बार इतना अच्छा जो है एग्जाम क्वालिफाई किया। और हमारे बच्चों से मैं कहूँगा कि ये दुआ करें या भगवान से कामना करें कि आप जहाँ भी जो भी गोल आपने अचीव करने का सोचा हो, भगवान जो है जल्दी से उसको फुलफिल करें। ओके, बाकी लोग हम लोग मिलेंगे फिर किसी और टॉपर से बातचीत करेंगे फिर से। और आप लोगों ने भी इतना समय दिया, इसके लिए भी आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी और टॉपर के साथ। थैंक यू सो मच सलोनी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।